बहुत खुशी हो रही है कि इस डिस्कशन में, इस सेशन में हमारे साथ हैं मिस्टर प्रकाश सिंह, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के उनके बारे में हम और आपको बताएंगे। और साथ ही स्वागत करें अजय कुमार सिंह साहब का, जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। उन दोनों का हम स्वागत करते हैं इस सेशन में। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगला जो आधा घंटा समझ लें हम लोग यहाँ बैठने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, इसमें आप जरूर कुछ न कुछ यहाँ सर से लेकर जाएंगे, कुछ हमारी जानकारी में वृद्धि होगी। और बहुत खुशी हो रही कि मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं प्रकाश सिंह जी की इस किताब को, जिसका नाम है मेमोइर्स ऑफ अ टॉप कॉप, अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स। प्रकाश सिंह जी बहुत ही बड़ा नाम है। जब भी हम पुलिसिंग की बात करते हैं या पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो 2-3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हमें याद आती हैं, जैसे DK बासु है या फिर ललिता कुमारी है। और उसके बाद जो बड़ा नाम है वो प्रकाश सिंह जजमेंट का है। उस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो किताब है अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, इन्होंने अपने कुछ यादगार लम्हे इसमें जाहिर किए हैं। इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आपका ज्यादा वक्त जाया ना करें हम। और उससे आपको जो रूबरू होंगे आपसे वो है मिस्टर अजय कुमार सिंह। ही इज अ सीजन्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर who is currently press secretary to the President of India since 2017, and he has also served as joint secretary of Ministry of Information and Broadcasting and have held very senior positions, and a very well-known person, a well-known figure in media fraternity. He has dealt with different organizations dealing with Government of India and the media at large. So without wasting much time, I'll request Mr. Ajay Kumar Singh to kindly come up and enlighten us with his ideas about the book which he has gone through, Prakash Singh's Memoirs of Top Cop, Unforgettable Chapters. Here is Mr. Ajay Kumar Singh. Please welcome. शुक्रिया एहतशाम साहब। मेरे तारुफ में आपने, हमें लग रहा है कि कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं खालिस अखबार में काम करने वाला रहा हूँ, मैं IAS ऑफिसर नहीं रहा। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने स्टार्ट किया था। दैट वाज 1985। तो ये 2019 में मैं प्रेस सेक्रेटरी हुआ। तो करीब 5 साल ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा पहले इस बात को मैं साफ कर दूं। मैं आभारी हूं आयोजकों का कि उन्होंने प्रकाश सिंह जी की अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स नामक पुस्तक पर इस समारोह में मुझे बुलाया है। दरअसल आपने जब शुरुआत की तो मैंने कहा कि मैं IAS नहीं हूं। वैसे ही मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि दरअसल किसी भी पुस्तक की समालोचना की पहली शर्त होती है कि समालोचक जो राइटर होता है उससे इम्प्रेस ना हो। और पत्रकारिता के जीवन में भी हमें यही सिखाया गया है कि आप सामने वाले से इम्प्रेस नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन मैं पहले इस बात को साफ कर दूं कि मैं प्रकाश सिंह जी से जब पहली बार मिला, और दैट वाज वे बैक इन 91 आई बिलीव, जब आप DGP होके आए थे, तो मैं उस दिन से इनसे इम्प्रेस हो गया। तो मैं पहले साफ कहूं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हूं। मतलब मैं जो भी कहूंगा मैं उनसे इन्फ्लुएंस भी हूं, इम्प्रेस्ड भी हूं। पत्रकार के रूप में मैंने यही सीखा था। लेकिन अभी चूंकि मैं ये किताब पढ़ रहा था, ये किताब दरअसल कई वो दौर दिखाता है जिसमें कि मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया में था और रूकी रिपोर्टर था, एक नया रिपोर्टर था, एज भी ज्यादा नहीं थी। और प्रकाश सिंह जी जब आए थे तो एक अपने साथ साख लेके आए थे। असम में DGP थे और हमें याद है कि आडवाणी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि असम के DGP बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
और यूपी में डीजीपी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी, डीजी ऑफिस की स्पेशली स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और मैं जब उनसे मिलने गया था तो एक वाकया हुआ था, आपके प्रेडिसीसर वीके जैन थे और उनके घर में जाके, और कुछ जो पहले के पार्ट 91 से पहले की बात है ये, तो कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया था। तो मैं गया आपके पास और मैंने बताया कि ये डीजीपी ऑफिस में या डीजीपी रेजिडेंस पे क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं हाँ सुना है हमने, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आई विल हैव सम मैन हु विल सॉर्ट देम आउट। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि एक साफ तौर पे ये था कि डीजीपी या पुलिस का मुखिया यूपी जैसे प्रदेश का, वो इस बात से इम्प्रेस नहीं होगा कि कुछ लोग उसको चाहते हैं इंटिमिडेट करना। इसका कतई मतलब ये नहीं था कि कोई उनमें हठधर्मिता थी। आजकल हम सुनते हैं कि फौज में कहा जाता है कि वी नीड थिंकिंग जनरल्स। हमें लगता है कि वो पुलिस में भी जरूरत है कि वी नीड थिंकिंग पुलिस ऑफिसर्स। प्रकाश सिंह जी उस थिंकिंग पुलिस ऑफिसर्स में हैं जिनकी, अगर नक्सलिज्म पे आपने किताब पढ़ी हो तो नक्सलिज्म की जेनेसिस और नक्सलिज्म पे वो इतनी थॉरो स्कॉलरली किताब है कि उसको जितनी बार भी हमने नक्सलिज्म पे कुछ हमें लिखना हुआ तो वो बुक हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट थी। मेरा यह मानना था कि पुलिस अधिकारी संविधान की शपथ लेते हैं और वही शपथ आपकी मर्यादा को बांधती है, और इस मर्यादा को निभाना कितना मुश्किल होता है आपको इसका एहसास इस किताब को पढ़ने के बाद होगा। प्रकाश सिंह जी की पुस्तक में कई प्रसंग ऐसे हैं जिसको अगर आप पढ़िए तो लगेगा कि चौधरी चरण सिंह जैसे होम मिनिस्टर, उनके साथ किस तरह से लोगों ने कान भरा और किस तरह से अपनी ड्यूटी करने में उनको दिक्कत हुई। उसी तरह व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने की वजह से एक प्रसंग मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने उन्हें डीजीपी पद से हटाया। मैं उस समय एक्टिव रिपोर्टर था और मुझे एक एक घटना उस समय की याद है। और मैं ये किताब जब पढ़ रहा था तो मैं वो सारी घटनाएं, नकवी साहब बैठे हुए हैं, हम लोग एक ही न्यूज रूम में होते थे, और उसमें प्रकाश सिंह जी की एक खास बात थी कि वो उनके विचारों में और वाणी में एक अद्भुत संयम है, लेकिन फिल्ट्रेशन नहीं है। अगर उनको कुछ कहना है तो कहेंगे। तो हम वो देख रहे थे कि क्या इस किताब में वो उसका जिक्र आएगा, और जैसा मैंने सोचा था मैंने वैसा ही पाया। 1991 में मैंने उन्हें जिस रूप में देखा था, 2024 में भी इस पुस्तक के जरिए मैंने उसी रूप में देखा। उसमें दो प्रसंग हैं, मैं चाहता हूं कि अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नहीं पहला है, जब एक खुफिया रिपोर्ट थी पुलिस की जो कि इंटेलिजेंस से मीडिया में लीक हुई थी, और वो रिपोर्ट थी जिसमें कि यूपी में रॉयट्स कितने हुए हैं कितने नहीं उसकी एनालिसिस थी। और उसमें एक जिक्र आ गया कि एल.के. आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसके बाद कितने रॉयट्स हुए। कल्याण सिंह जी उस पर काफी ज्यादा नाराज हो गए, और नाराज हुए तो कि ये रिपोर्ट आई कैसे, और वो रिपोर्ट आई तो प्रकाश सिंह जी का पहला रिएक्शन ये था कि उन्होंने पहले तो उसको पता किया, उसके बाद उन्होंने एक हजरतगंज थाने में एफआईआर लिखाई। अब देखिए पुस्तक में वो लिखते हैं, द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लखनऊ वॉज देयर अपॉन आस्क्ड टू लॉन्च एन एफआईआर, asked to investigate the case personally.
This action caused tremors in the official circle. The secretary to the chief minister, who was suspected to have leaked out the information, became apprehensive. The principal secretary, whom was already unhappy with me for defying the Home Department's order now and then. As reported by a journal, the general impression about Prakash Singh was that any government order could be implemented in the police department only if it was endorsed by him, and it was generally said that he did not accept political interference in the police administration. ये एकदम एक्यूरेट जो डिस्क्रिप्शन है इंसिडेंट का वो ये है। उसके बाद 5 जने का जिक्र है, जिसमें भानु प्रताप शुक्ला जी ने जो आर्टिकल लिखा था प्रकाश सिंह जी के लिए, मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन अगर आपको कोई शक है कि उन्होंने ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और ये सब नाम छुपाए हैं, तो छुपाए नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो वो नाम भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये खूबसूरती इनकी शुरू से रही है और हम इसके कायल रहे हैं। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने कहा है, नानक मता साहब आपका विजिट था, उस विजिट में सर हम भी थे। वो विजिट दरअसल उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, वो पीलीभीत कांड एक हुआ था और पीलीभीत कांड बाय चांस वो मैंने ही लिखा था, प्रकाश सिंह जी उस समय नहीं आए थे, वो पहले का था। लेकिन उस समय वो उसमें 13 करीब जिनको टेररिस्ट बोल के एक फेक एनकाउंटर, मेरा ये कहना था वो फेक एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस का कहना था कि नहीं वो फेक नहीं था। खैर वो एक अलग इशू था, उसमें बाद में केस वेस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, पर वहां पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी। प्रकाश सिंह जी जब वहां गए, हमें याद है मान साहब वहां जो डीएस मान एक होते थे उसके हेड होते थे, उन्होंने इनवाइट दिया था और हम लोग भी गए थे वहां पे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप जा रहे थे तो उस समय वहां पे आतंकवाद पीक पे था और कई बार ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए, और आप अकेले ही गए थे पुलिस छोड़ के, और वहां पे जितने भी लोग थे करीब 10,000 लोग होंगे जैसा आपने बुक में लिखा है। उसमें आपने बहुत अच्छे ढंग से उस ऑडियंस को एड्रेस किया और करीब 40 मिनट, मुझे याद है अच्छी तरह कि आप 40 मिनट बोले थे, जिसमें गुरु के नाम अपनी फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स में हैं उनका भी आपने जिक्र किया, और वो वाकई में तराई टेररिज्म का एक चेंज हो गया था। लोगों को ये लगने लगा कि सिखों को सिख के अगेंस्ट एट्रोसिटीज नहीं होंगी, पुलिस एनकाउंटर तो एक हो चुका था, लेकिन सिखों में एक कॉन्फिडेंस आया। वो कॉन्फिडेंस मैंने अपने सामने देखा गेन होते हुए, और हम बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर यूपी से टॉप मोस्ट जाके ये बात कहे कि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम हैं आपके लिए, ये एश्योरेंस बहुत बड़ा था, उसने पूरा चेंज कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान और संविधान के अंदर रह के प्रकाश सिंह जी जिस तरह से काम करते थे, वो हमेशा हमने देखा है और हमें लगता था कि शायद इस तरह के और लोग होते। एक थर्ड पॉइंट जो प्रकाश सिंह जी ने कहा है, वो हमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस रिफॉर्म पे इनका वो आया था जजमेंट, जो जिसको कि लीड आपने किया था, उसी को मैं पढ़ रहा था जब पुस्तक में बहुत ऐसे रोचक प्रसंग हैं, असम से लेके पंजाब से लेके बहुत सारे हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन एक बड़ी मार्मिक चीज इन्होंने कही है, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर डेविड बाइले इनका रेफरेंस दिया है। द पुलिस पॉलिटिशियन रिलेशंस इन रिट्रोस्पेक्ट need to be placed on an even keel. As Professor David Bailey said, the police have been discredited by their colonial past and the present defects in the practice. Politicians have been discredited by their unscrupulous partiality and parochialism.
The problem for modern India is to establish a stable equilibrium between the two imperfect forces so as to serve the public interest. आगे आपके जो अपने ऑब्जर्वेशन हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं. Both should play their respective roles within the charters prescribed for them. Policemen dabbling in politics would be a disaster, and politicians meddling in police matters would be the death nail of democracy. अब इतने साफगोई से कोई बात लिखे तो हमारे ख्याल से आज के दिन बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो मैं ये 3 पॉइंट आप लोग को जो हमें लगा कि इसको हम बताएं, और इसमें हम चूंकि खुद भी देखते रहे हैं, प्रकाश सिंह जी ने अथक प्रयास किया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पुलिस का एक सामंजस्य बने, पुलिस रिफॉर्म्स पूरे देश में हो, पुलिस का अपराधीकरण ना हो. यह राजनीतिक अपराधीकरण से भी गंभीर है. एक अंग्रेजी नाटक है वेटिंग फॉर गोडोट. अभी तक जनता इस आदर्श स्वरूप का इंतजार कर रही है, पर इतना जरूर कहूंगा, मे द ट्राइब ऑफ प्रकाश सिंह जी इंक्रीजेस टू मेक द वर्ल्ड सेफ. इस अद्भुत पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है पुलिस के टॉप लेवल पे काम करना. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रकाश सिंह जी को कि वो यहाँ आए और अपनी बात हम लोगों के साथ शेयर करें जो किताब में उन्होंने चीजें लिखी हैं. और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि जैसा कि अजय सर अभी हमें बता रहे थे कि 1991 में जैसा प्रकाश सिंह जी थे आज भी वो वैसे ही है. और आप उनकी किताब को अगर देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो कहीं भी उन्होंने कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की है, जो कि आज बहुत मुश्किल काम है. तो हम खुद इस किताब के ऑथर को रिक्वेस्ट करेंगे प्रकाश सिंह जी को कि वो अपनी बात से हमें आगाह करें. अजय सिंह जी ने मेरी किताब के बारे में काफी कुछ बता दिया है. मैं संक्षेप में फिर भी कुछ कहूंगा. ऐसे तो मैं 1994 में रिटायर कर गया था. 30 साल हो चुके हैं मुझे रिटायर हुए, और मैंने कभी अपने बारे में लिखने की नहीं सोची थी. पर मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा. मैंने कहा भाई देखो, ऑटोबायोग्राफी वगैरह, मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूँ, और ऐसे आज की जनरेशन पढ़ती भी बहुत कम है. बेकार किताब लिखने से क्या फायदा. और जब कई स्रोत से इस तरह के सुझाव आए तो मैंने सोचा कि कुछ मैंने एक मिडवे कॉम्प्रोमाइज निकाला कि ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, परंतु मेरे जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो संस्मरण लिखूं, क्योंकि वो घटनाएं ऐसी हैं जो भविष्य में आने वाली पुलिस की जो जनरेशन है उनके लिए उसमें सबक है. और जनता को उसको पढ़ के ये मालूम हुआ कि एक पुलिस अधिकारी के जीवन कितना कठिन होता है और कितनी मुश्किल परिस्थितियों में वो काम करता है. और अगर उसने ठान लिया हो कि हम सही रास्ते पर ही चलेंगे, संविधान की कसम जो हम खाई है उस पर हम हमेशा खड़े रहेंगे, तो और कितना दुष्कर हो जाता है. ये आपको उस किताब को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा. मतलब अपनी यूँ कहिए कि जो मेरी संविधान के प्रति जो मेरी निष्ठा थी, या जो सच्चाई के प्रति और सही रास्ते के प्रति जो मेरी निष्ठा थी और संकल्प था, इसकी वजह से मैं तीन बार मेरे जीवन में बहुत बड़े सेटबैक्स हुए. मतलब एक बार तो मैं डीआईजी मेरठ के पद से, जहाँ के लिए मुझे खासतौर से चुना गया था कि डीआईजी मेरठ आपको भेजा जा रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो किसी ऐसे वैसे को नहीं टॉलरेट करेंगे. वो जब तक कोई सत्यनिष्ठ अधिकारी नहीं होगा तब तक वहां नहीं चल पाएगा. तो ये सोच के मुझे भेजा गया था. तो मैंने सोचा कि जब चौधरी साहब के लिए मुझे खासतौर से भेजा गया है तो फिर ईमानदारी तो खैर मेरा धर्म था ही, मैंने और जोर शोर से क्रूसेडिंग जील से वहां पे काम किया और जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की. परंतु मैंने देखा है जीवन का कि ये सबक ये भी है कि
करप्ट आदमियों का जो ट्रेड यूनियन है वो हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रांग है। भले उसको ऑर्गेनाइजेशन कोई न दिया हो, पर करप्ट आदमी जब साथ में मिल जाते हैं तो ट्रेड यूनियन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और वो किसी भी बड़े आदमी पर लांछन लगा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी की वजह से फिर मुझे मेरठ में मतलब मुझे हटाया गया बेइज्जती से। वो एक सेटबैक हुआ, सेटबैक जरूर हुआ, पर उस सेटबैक का एक सिल्वर लाइनिंग भी थी। मतलब सारे प्रदेश में एक बात फैल गई, बड़ा एग्जैजरेटेड वर्शंस। मतलब मेरे चौधरी चरण सिंह से आमना सामने बात हुई और आई स्टूड माई ग्राउंड कि नहीं साहब मैंने जो किया है सही किया है, और ये इनके खिलाफ ये आरोप था, इनके खिलाफ ये आरोप था, पर वो सुनने को नहीं तैयार थे। वो तो उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया था, गुस्साते रहे। जब एक थोड़ी देर तक वार्ता चली 15-20 मिनट, उसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरी दाल नहीं गलनी है, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मैंने सल्यूट किया और मैं चला आया। तो मतलब मुझे तकलीफ इस बात की हुई कि मैं तो क्रूसेडिंग ज़ील से बेईमानों के खिलाफ काम कर रहा हूँ और मुझे एक ऐसे आदमी जो ईमानदारी के लिए विख्यात हैं वो मुझे निकाल रहे हैं। खैर वो एक सेटबैक रहा। दूसरा सेटबैक हुआ, फिर सेटबैक कहिए या मतलब रिवर्स कहिए, असम में हुआ। असम में मुझे भेजा गया। जब भेजा गया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुला के मुझे खास तौर से कहा असम में जाने को। तो मैंने थोड़ा माइल्डली हल्के शब्दों में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि असम जाने में मुझे कोई परेशानी थी या असम जाने में कोई घबराहट थी। मैंने कहा कि सर छोटे प्रदेशों में जैसे नागालैंड मणिपुर में तो बाहर के प्रदेश के अफसर डीजीपी बना के भेजे जाते हैं, पर असम तो पुराना पार्टी स्टेट है, बड़ी स्टेट है, उसके अपने अफसर हैं। मैं वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि साहब ये कहाँ से बाहरी आदमी आ गया और हमारा हक मारा गया, हम डीजीपी हो जाते, ये कहाँ से आ गया वगैरह वगैरह, ये सब दिक्कत होगी। और फिर डीजीपी एक स्टेट का बनता है आदमी तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो वहीं ग्रो करता है। आप वहाँ एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, जनता जानती है, फोर्स आपको जानती है। एकदम से मुझे आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो, पर उन लोगों ने ये कहा, वो होम सेक्रेटरी भी बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर तो प्रिजाइड कर रहे थे और स्टेट मिनिस्टर फॉर होम थे। उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने सब सोच समझ के आपका चयन किया है क्योंकि वहाँ इलेक्शंस होने हैं और हमारा असेसमेंट है कि आसाम पुलिस का सीनियर अफसर वहाँ इलेक्शन नहीं करा पाएगा क्योंकि उल्फा ने कहा कि इलेक्शन हम नहीं होने देंगे और असम पुलिस का अफसर उल्फा के खिलाफ सख्ती नहीं कर पाएगा। इसलिए आप 4 साल से पंजाब में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आपको इसका अनुभव है, आप जाइए वहाँ इलेक्शन करवाइए। तो खैर उन परिस्थितियों में तो मैं गया। तो इलेक्शन जब मैंने शर्त यही थी ठीक है मैं इलेक्शन करवा दूंगा। इलेक्शन हो गए, शांतिपूर्वक हो गए, पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। पर जो एडवाइजर्स थे वो मेरे पुराने गुरु लोग थे, मिस्टर केन प्रसाद थे। उनका भैया असम पुलिस को तुमने इतना मुश्किल दौर से पार कराया है, इलेक्शन करवा दिया, थोड़ी देर और रुक जाओ, असम पुलिस को जरा सा ठीक ठाक करके तब चले जाना, 4-5 महीने और रुक जाओ। तो मैं बड़े बेमन से, मैं क्या कहूँ, आपके वरिष्ठ अधिकारी जिनको आप आदर करते हैं वो आपसे कहें तो फिर आप उनकी बात टाल भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं रुक जाता हूँ। पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनी तो हितेश्वर सैकिया मुख्यमंत्री थे। अब आते ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो मुझे लगा कि ये बिना डीजीपी से पूछे ये काम नहीं होने चाहिए थे। उल्फा के डेटिन्यूज करीब 350-400 उल्फा के डेटिन्यूज थे। उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स में दोनों को छोड़ दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने कहा सर आपने बिना मुझसे पूछे इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, कल को यही आदमी कोई घटना करेंगे, वारदात करेंगे, हिंसात्मक वारदातें होगी, फिर आप कहेंगे इनको पकड़ो। इनको पकड़ने में सालों लग गए और ये सब बंद पड़े हैं और आप इनको एक धड़ल्ले से आपने 350 आदमी को छोड़ दिया। तो वो आदमी बड़े मतलब हितेश्वर सैकिया मतलब जितने मुख्यमंत्री के नीचे हमने काम किया मैंने देखा वो आदमी ऐसे थे, कहते कुछ थे, मतलब कुछ और होता था, करते कुछ और थे। मतलब उनको समझना बड़ा मुश्किल था। तो वो कभी नाराज नहीं होते थे पर उन्हें अंदर ही अंदर नाराज हुई और उनका भी ये आदमी तो मुझसे बहस कर रहा है। चलिए बात खत्म हो। उसके बाद वो कोतवाली में इस दरोगा को पोस्ट कर दो, इस थाने में इस दरोगा को पोस्ट कर, ये सब चिट्ठियां आने लगी मेरे पास। मैंने कहा साहब मैं इस तरह काम नहीं करता हूँ, मैं तो जब बैठा हूँ तो मेरी हुकूमत चलेगी, मैं जिसको ठीक समझूंगा रखूंगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने जाकर उनसे कहा साहब देखिए इस तरह मैं नहीं काम कर सकता और मैंने उनको चिट्ठी दे दी कि साहब आई मे बी रिलीव्ड ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डीजीपी। मैंने डीजीपी कुर्सी को लात मारी। मैंने कहा बाजा ऐसे डीजीपी बनने से
जहाँ खाली मैं डेकोरेटिव डीजी हूँ और मतलब मुख्यमंत्री मुझे रोज रोज उल्टे सीधे मुझसे काम करवाना है। तो मतलब डीजीपी पद छोड़ने में तो कोई बात नहीं थी, पर मैं केंद्र से मैं रिलीव हो गया था और स्टेट में मेरी कोई अभी जगह नहीं बनी थी। तो बड़ा चक्कर हुआ कि अब मैं जाऊंगा कहाँ जाऊंगा, कोई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। तो खैर क्या करें, जैसे तैसे। पर ईश्वर, मुझे हमेशा लगता है कि ईश्वर का वरद हस्त था मेरे ऊपर कहीं न कहीं। मतलब जो मैंने जीवन में जिस सच्चाई के रास्ते पे चले, तो कुछ अज्ञात शक्तियां, कुछ अदृश्य शक्तियां मेरी मदद करती थी। तो फिर हम लोग अभी बैठे थे इंस्पेक्शन हाउस में, तब तक एकदम से फोन आया, ऑर्डली दौड़ता हुआ कि सर आपका फोन आया है दिल्ली से। तो उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, अब दौड़ के मैं गया फिर, क्योंकि पुलिस मेस में ठहरा था। एक ही फोन था, उसी में सब लोग सुनते थे। भैया तो मालूम कल्याण सिंह जी का फोन था उनका कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। मैंने कहा खैर कर्टसी जो बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप डीजीपी यूपी का पद संभालें। अब मैं तो खैर नौकरी सोच ही रहा था कहाँ जाए, तब तक वो ऐसे तो डीजीपी पद के लिए बड़ी लॉबिंग और बड़ी प्रयास होते हैं। मैं तो दो जगह डीजीपी बना और दोनों जगह ऐसा लगा जैसे पद मेरे मतलब गोद में ईश्वर ने गिरा दिया। असम का मैंने बताया, असम का प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुला के मुझसे कहा आप डीजीपी असम जाइए। फिर इसी तरह डीजीपी यूपी का पद मिला। पर बाद में यूपी में 1 साल तक तो बड़ी बुलंदी से काम चला, पर 1 साल बाद धीरे धीरे लोगों को लगा भाई इस आदमी का कद बहुत बढ़ता जा रहा है। और खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स को ये बात बड़ी खल रही थी, जो आईएएस लॉबी थी कि भाई ये इसका कद बहुत बढ़ता जा रहा है और ये हम लोग भी सुनता नहीं है। सुनता भी सबकी था, इज्जत सबकी करता था, पर आप ये चाहिए कि आप अपने इशारे में मुझे नचा ले, तो वो नहीं होगा। और कब मैं अगर आप गलत आदेश भेजिएगा तो उसका मैं पालन भी नहीं करूंगा। मेरा एक तरीका था कल्याण सिंह से, मतलब वो कल्याण सिंह से मिडनाइट सेशंस होते थे। वो कहते थे डीजीपी साहब 11 बजे आ जाइए, क्योंकि दिन भर तो वो भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहता था। 11 बजे हम लोग केवल हम 2 जने की बातें होगी। तो वो जो खास वो 11 बजे जाने के बाद तो वो 12 बजे करीब 11:30 बजे 12 बजे सेशन शुरू होता था, आधी रात के बाद खत्म होता। उसमें वो अपनी सारी सिफारिशें लेके चलते थे। तो उसमें हम लोग की बहस होती थी किसको एकोमोडेट करना है, किसको नहीं करना है। और मैं अपनी ये फाइलें ले जाता था जो हम डिपार्टमेंट से गलत आदेश आए हैं, और मैं उनको समझाता था कि साहब इन कारणों से ये आदेश गलत है। तो चूंकि मेरा कोई एजेंडा नहीं था, जब मैं अपनी सच्चाई से बोलता था, तो मुख्यमंत्री हमेशा यही कहते थे कि ठीक है, इसको आप लिख दीजिए कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई। और तो मैं ऐसे मतलब होम डिपार्टमेंट के आदेश को मतलब लिख के भेज देता था फाइल पे कि भाई मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई, इन कारणों से ये आदेश वापस किए जाते हैं। तो होम डिपार्टमेंट भी नाराज था और लोग भी नाराज थे कि भाई ये आदमी सुनता नहीं है और अपने मन की करता है, और मुख्यमंत्री को इसने। पर तब तक है बहुत सारी और बातें होती गई एक के बाद एक, और माहौल मेरे खिलाफ बनता गया। फिर मतलब पूरी ब्यूरोक्रेसी ने ये था कि इस आदमी को गिराना है। फिर वो तब तक इंटेलिजेंस की फाइल वगैरह का मामला आ गया, जिसमें सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को खुद ये लगा कहीं इस डीजीपी को कोई ठिकाना नहीं, ये कल को हमारे ऊपर हाथ डाल दे। तो इसके पहले कि हमारे ऊपर हाथ डाले, इसको गिरा दो। तो उन लोगों ने वहां से भी बड़ी बुरी तरह से मुझे निकाला गया, इस मायने में कि मुझे बुलाया गया 11:30 बजे आपको मुख्यमंत्री के यहाँ आना है। मैं जाता हूँ और वहां मैं देखता हूँ कि सेक्रेटरी होम पहले से बैठे हैं। मुझे लिफाफा पकड़ा दिया गया। मैं खैर लिफाफा पकड़ा गया तो मैं खैर बिना पढ़े मैं समझ गया क्या है। तो मैंने उस समय कह दिया कि सर मैं आपका अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे प्रदेश में काम करने दिया, पर अब मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में कोई काम नहीं करना है। मैं छुट्टी की दरखास्त दे दूंगा और 3-4 महीने बाद मैं आपके पास अपना इस्तीफा भेज दूंगा। मुझे वो सदमा मुझे बहुत खराब लगा था कि डीजीपी की यूपी के पद पे मैंने इतना काम किया और फिर मुझे ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। तो फिर मैं छुट्टी चला गया। 3-4 महीने में एकदम हाइबरनेशन में था, किसी से मैं मिलना न जुलना। बाद में मुझे पता चला कि मेरे घर पे वॉच भी रखी जा रही है कि कौन लोग मिलते हैं जुलते हैं इनसे। पर और उसी बीच में फिर बाबरी मस्जिद गिर गई तो केंद्र सरकार आ गई। उधर कम्युनल राइट्स शुरू हो गए यूपी भर में और अन्य प्रदेशों में। केंद्र सरकार को ये
लगा कि भाई कोई स्ट्रांग आदमी को डीजी बनाओ जो सांप्रदायिक दंगों को तो रोके, पूरा प्रदेश जल रहा है। तो उनको और कोई नहीं समझ में आया। केंद्र सरकार बदल चुकी थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन था, तो उन्होंने फिर मुझे डीजीपी फिर बनाया बाबरी मस्जिद के प्रकरण के बाद। मेरे एक दोस्त ने इस घटना का विश्लेषण एक विचित्र ढंग से किया। दोस्त बड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व था। उसने कहा, प्रकाश सर, आप डीजीपी पद से हटाए नहीं गए थे, आपको ईश्वर ने हटा दिया था कि बेटे तुम हट जाओ, क्योंकि मस्जिद तो गिरनी ही गिरनी है, इसका अपयश तुमको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए तुम हट जाओ, तुमको हम फिर बैठा देंगे। जो मुझे उस समय तो मुझे क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। मैंने तो इस्तीफा सोच लिया था कि इस्तीफा दूंगा, पर उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरते फिर मैं दोबारा डीजीपी यूपी बना। खैर, तो उससे मुझे लगा कि हाँ, मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा मुझे वापस मिली। तो इस तरह से जीवन में ये सारे प्रसंग इसमें हैं। मैंने सोचा था कि ये सब बातें लिखने लायक हैं, क्योंकि मैंने कभी रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई कॉम्प्रोमाइज। मुझे जो सही काम है वो करूंगा, आपको मुझे रखना हो रखिए। मैंने कोई फेविकॉल नहीं लगा रखी अपनी कुर्सी में। मैं तो अपनी पत्नी से कई बार कह चुका था कि भाई जिस दिन नौकरी छोड़ना होगा छोड़ दूंगा, और जहां तक 2 रोटी कमाने का है वो मैं, भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि मैं कभी भी कमा लूंगा। तो ये पुलिस की नौकरी मैं कर रहा हूँ जरूर, पर तभी तक करूंगा जब तक आत्मसम्मान मेरा बचा रहेगा, और जब तक मैं नियमानुसार रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत काम करता रहूंगा। तो इस तरह से मतलब नौकरी जीतती गई। और मेरी किताब वैसे 2 बड़े, ऐसे 3 पार्ट्स में है, पर 2 अध्याय उसके मुख्य है। और उसमें पहला अध्याय तो मेरे सरकारी जीवन से संबंधित है, और दूसरा है एज ए प्राइवेट सिटीजन, पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि 30 साल हो गए, मैंने बताया रिटायर हुए मुझे। इन 30 सालों में मैंने बहुत कुछ किया, मतलब नक्सल फ्रंट पे बहुत कुछ किया, और उसका जिक्र अजय सिंह जी कर चुके हैं। और फिर पुलिस रिफॉर्म्स के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा। पुलिस रिफॉर्म का यही कहूँगा, जब मैंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, तो मैंने सोचा था कि भाई बहुत होगा, 4-5 साल में ये मामला तय हो जाएगा। किसी ने कहा होता कि भाई 25 साल बाद भी ये नहीं तय होगा, तो शायद मैं इसमें हाथ ही न डालता। पर फिर मेरे साथ दूसरी समस्या ये है कि जब किसी काम को मैंने हाथ में ले लिया है, तो फिर उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा और न हार मानूंगा। मैं लड़ता रहूंगा, और जितना कर सकता हूँ करूंगा, फिर आगे मेरे बाद दूसरी जनरेशन जो है वो करेगी। पुलिस रिफॉर्म्स का भी उसमें जिक्र है, और ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस का उसमें उल्लेख है। मतलब मैंने लोग आजकल अक्सर लोग हमेशा ही कहते हैं कि सब कोई काम हम मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें उनकी जिम्मेदारी पड़ जाए और मतलब बाद में कोई जांच हो जाए। पता नहीं, मैंने तो जो काम मुझे सही लगा मैंने किया, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैधानिक रहा हो। मैंने कुछ ऑपरेशंस नेपाल में करने की कोशिश की, मैंने कुछ ऑपरेशंस अक्रॉस द बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में किया जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। मैंने जब चिदम्बरम से कहा कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क बिकॉज दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। आई सेड यस बट आई विल बी डूइंग दिस इन नेशनल इंटरेस्ट। तो वो भी काम मैंने किया। और भूटान में हम ऑपरेट करने वाले थे, वो तो इत्तेफाक को छुआ के नहीं कर पाए। मैंने एक बटालियन मैंने आसाम पुलिस की भूटान में लगा रखी थी। जब भूटान बॉर्डर पे हम पहुंच गए थे और ये था कि अब वील अंडरटेक ए लाइटनिंग ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर इन भूटान एंड कम बैक विद 24 आवर्स। वहाँ उल्फा के कैंप्स थे, हमें ये था कि उन कैंप्स को हम वहीं स्ट्राइक करेंगे, वील स्ट्राइक एंड कम बैक। पर वो हो नहीं पाया, कहीं खबर लीक आउट हो गई और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का फोन आया कि साहब हमने सुना है कि आसाम पुलिस भूटान में हमला करने जा रही है। मैंने कहा नहीं ऐसा मेरा कोई नहीं, आपको गलत खबर दी गई। मैंने अपने आदमी वापस बुला लिए। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग प्रसंग है। मतलब मेरा ये था कि जब तक मैं सही काम कर रहा हूँ और देश के हित में कर रहा हूँ, जनहित में कर रहा हूँ, तब तक जो काम करना हो करो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे। और कुछ मामला फंसता भी है तो देखा जाएगा, क्योंकि मेरी कॉन्शियंस क्लियर है। तो यही सब मैंने सोचा कि ये सब बातें अब आजकल की जनरेशन में वैल्यूज की इतनी कमी हो गई है। मैंने सोचा कि ये सब बातें लिख के छोड़ देना एक शायद समीचीन होगा। और सबसे बड़ा लेसन जो मेरी किताब में पुलिस अधिकारियों के लिए है, सबसे बड़ा लेसन वो ये है कि
even if you stick to the right path, even if you insist on enforcing the rule of law, you can still reach the top. वरना आजकल के लोगों में यह है कि नहीं, जब तक हम नेता की हुजूरी नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब जब तक हम ये मतलब उनके सारे गलत काम नहीं करेंगे तब तक हम नेता नाराज हो जाएगा। नाराज होने दीजिए, आप होने दीजिए। और कम से कम मैंने तो यही देखा, मुझे तो ऊपर जाने से कोई रोक नहीं पाया। तो मतलब मैंने किताब में भी लिखा है कि जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तो कुछ अदृश्य शक्तियां, उनको आप जो भी कह लें, ईश्वर की शक्ति कहते हैं, अल्लाह की शक्ति कहते हैं, जिसकी भी कहते हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करती हैं। और मुझे वो अदृश्य शक्तियों ने हमेशा मदद किया और उन्हीं शक्तियों के भरोसे मैं आगे बढ़ता रहा। और जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत हासिल किया जीवन में, सब ईश्वर के आशीर्वाद से। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रकाश सिंह जी। इन्होंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि अगर एक कामयाब पुलिस ऑफिसर बनना है तो इस्तीफा अपना जेब में लेकर चले। तो और उसकी वजह से ये कामयाब भी हुए। अब वक्त की कमी, हालांकि दिल तो ये चाहता है कि एक लंबी बातचीत इनसे होती रहे, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए एक दो सवाल हम लेंगे। अवनीश जी का एक रिक्वेस्ट आया था, माइक सिर्फ दो सवाल ले पाएंगे, 10 मिनट का वक्त है हमारे पास। जी आप सवाल पूछें सर। सर आपने बहुत अच्छी तरह से प्रसंग बताए, worked at different places at different times. Now the question is, in these difficult moments, you must have had certain incidents. कुछ तो आपने बताया, कुछ ऐसा और प्रसंग जो आप बताना चाहें जिसमें आप you must have felt low, let down, or maybe constrained. And how did you deal with you as a person, as an individual? Kindly enlighten us on that. The only time when I felt low and let down was when they sacked me from the post of DGP, because the sacking was done in a very humiliating manner. At 11:30, then you call the DGP and you give him marching orders, and then you ask. I was asked to hand over charge by 1:30. वो मुख्यमंत्री ये सोच रहे थे या ब्यूरोक्रेट्स ये सोच रहे थे कि बहुत दरोगा लोग होते हैं ना, जब उनका ट्रांसफर होता है तो अस्पताल में बीमार पड़ जाते हैं या गायब हो जाते हैं। उन्होंने सोचा शायद मैं भी ये सब करूंगा। मैंने कहा देखिए आप इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मैं चार्ज हैंड ओवर कर दूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू सर्व गवर्नमेंट एनी लॉन्गर। आई शुड सेंड माई रेजिग्नेशन within 1 or 2 months, within 2 or 3 months. Meanwhile, I'll be sending you my application for leave. So that was one occasion when I really felt humiliated. और मुझे लगा कि देखो मेरे उस समय तक 35 साल की टोटल नौकरी थी, उस समय तक 33.5 साल हो चुके थे। अब जैसे आप नौकरी के खत्म होने आप सोचते हैं कि आखिर में थोड़ा सा इज्जत से आदमी जाए। मैंने सोचा कि मेरा करियर तो खत्म, मुझे उस समय ये लगा मेरा कैरियर खत्म। और खत्म इतने मतलब जैसे खाने में स्वीट डिश के बजाय आपको कोई कड़वी चीज खिला दे, मतलब खाने के बाद आप स्वीट डिश खाते हैं आखिर में, और आखिर में कड़वी चीज लेके हम अपना करियर खत्म कर रहे हैं। तो बहुत ही मतलब ह्यूमिलिएशन, लेट डाउन, लो स्पिरिट्स मुझे लगा कि मुझे हो क्या गया। आखिर देखो मैं 33 साल ईमानदारी से काम करने का मुझे यही इनाम मिल रहा है, बेइज्जती। और मेरे घर के ऊपर लोग वॉच रखे हैं कि कौन इनसे मिलने जा रहा है वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें, पर वो शायद मैंने कहा नहीं, ईश्वर की योजना के अंतर्गत मैं हटाया गया और ईश्वर की योजना के अंतर्गत फिर मेरा रिहेबिलिटेशन हुआ। और तो कभी इतना लो डाउन में नहीं फील किया था। ठीक है मेरे को देखिए, आई एम ए सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। Mr. Waliuddin from Times of India. I don't require any external motivation. और मैं खुद प्रेरणा मेरे अंदर जनरेट होती है, मुझे किसी दूसरे से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मैं वलीउद्दीन हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में। इन्होंने बता दिया मेरे बारे में। किसी ने बहुत सही कहा कि इफ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड राइट ए बुक। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मशवरा दिया आपको, बहुत सही मशवरा दिया कि आपने ये किताब लिख दी।
क्योंकि आप डीजीपी बने, क्या क्या कारनामे किए, शायद वो याद न किया जाए। इस किताब ने आपको जिंदा कर दिया। मेरा सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, जिसकी बात आपने भी की कि बड़ा अच्छा ऑफिसर है, जब वो काम करने लगता है उसको वहां से निकाल दिया जाता है। ये मैंने भी महसूस किया है कि दरभंगा में बहुत अच्छा एसपी आया, जब बहुत पॉपुलर हो गया कि अच्छा इसके अब जो है पढ़ कर तरने के वक्त आ गए हैं, सीएम का या किसी का फोन जाएगा और उनको हटाया जाएगा। तो क्या अपने यहाँ कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है अपने सिस्टम में कि पॉलिटिशियंस को इतने पावर न दिए जाए कि ऑफिसर्स को इस तरह से हटाते पुलिस सुधार की लड़ाई ही इसी बात की है कि अधिकारियों को एक इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन, एक संस्थागत संरक्षण ऐसा होना चाहिए जब हम सही काम करें तो निकाले न जाए। मिस्टर आदित्य गिल्डियाल। Good evening, sir. Since I am from UP, would like to know who inspired you the most to successfully work as a police officer. And my second question is, you have worked a lot on police reforms. How much percentages has been implemented in India? पहला सवाल क्या था? Who inspired you the most? पुलिस ऑफिसर। Yeah. Successfully work as a police officer. मैंने किताब में लिखा है, कई अधिकारियों का नाम दिया है हमको। देखिए बीएन मलिक, भोलानाथ मलिक थे, मतलब टावरिंग पर्सनालिटी। उन्होंने मुझे पहला सबक दिया कि प्रकाश, अगर तुम एक सफल पुलिस अधिकारी बनना चाहते हो तो अपने जेब में इस्तीफा रख लो और तब काम करो। और विश्वास मानिए, अपने जीवन में एक समय ऐसा था कि मैं 2-3 महीने अपने ब्रीफकेस में इस्तीफा लिए घूम रहा था, पर खैर ईश्वर की दया से इसकी नौबत नहीं आई। पर यह है कि मैं ये तो आई वॉज वेरी क्लियर एनी स्टेज इफ नेसेसरी आई कुड द सर्विस एंड वॉक आउट। एक सर पुलिस रिफॉर्म्स पे जो आपने काम किया, जस्ट वुड लाइक टू नो हाउ मच परसेंटेज में इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? देखिए इम्प्लीमेंटेशन बड़ा पार्शल, हाफ हार्टेड एंड फार्सिकल, ये बड़ी लंबी कहानी है। मैं घंटों लेक्चर देता हूँ, एक सेंटेंस में इतना काफी है।